तो बेटा लोग, हम लोगों का कार्बोनिल कंपाउंड का जो प्रॉपर्टीज बचा हुआ है उसको यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। और आप लोग इस यहाँ पे जो पढ़ा रहे बेटा इसको फॉलो करते हुए सारा नोट्स रेडी करो। और उसके बाद वाले क्लास में जब बैठेंगे तो आप लोग जो ये नोट्स को अपना तैयार करोगे, यहाँ पे जिसको जो भी क्वेरीज होगा कि सर ये जो आप बताया या ये जो प्रॉपर्टीज पढ़ा यहाँ दिक्कत है, हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लोगों को याद होगा बेटा, पिछले क्लास में हम लोग क्या कंप्लीट कर चुके थे, हम लोग कंप्लीट कर चुके थे कैनिज़ारो रिएक्शन और अल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आगे का प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू करते हैं। आगे का प्रॉपर्टीज में जो चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है रिडक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड में अब रिडक्शन की बात करते बेटा। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड में रिडक्शन। वैसे रिडक्शन की बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंड्स का बहुत सारा रिडक्शन तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर भी यहाँ पर अगर बात करते हैं तो कुछ रिएक्शंस आप लोगों के लिए नया आने वाला है। अब कुछ ऐसा होगा बेटा जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कि रिडक्शन में पहली बात करते हैं हम लोग जनरल रिडक्शन। तो जनरल रिडक्शन का बात हम लोग ऑलरेडी अल्कोहल चैप्टर में कंप्लीट कर चुके थे। कीटोन चैप्टर ये जैसे कि आपको ये पढ़ाया गया था कि अल्डिहाइड का जनरल कंडीशन में अगर रिडक्शन किया जाए, अब कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो वो आपको प्राइमरी अल्कोहल देगा। और अगर कीटोन का रिडक्शन करते बेटा जनरल कंडीशन पे तो वो आपको सेकेंडरी अल्कोहल देगा। ये हम लोग पढ़ चुके विथ ऑल डिटेल्स, तो इस पर हम लोग और चीज बात नहीं करने वाली, कंप्लीट हो गया। ये हो गया जनरल रिडक्शन। दूसरा रिडक्शन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो रिडक्शन हो गया रिडक्शन बाय HI। अगर आप लोगों को याद होगा क्लास 11 में ये पढ़ाए थे, HI का नाम रजनीकांत बताया था कि बेटा HI इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि इसको जहां डालो, जिस फंक्शनल ग्रुप में भी डालो, वो रिड्यूस करके नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को छोड़ करके जितना भी फंक्शनल ग्रुप है, हैलोजन और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, वो सबको एल्केन में कन्वर्ट कर देता है विद सेम नंबर ऑफ कार्बन। और यहाँ का लॉजिक ये याद रखना कि CHO ग्रुप विल बी कन्वर्टेड टू मिथाइल एंड CO ग्रुप विल बी कन्वर्टेड टू मिथिलीन। आपका ये लॉजिक होगा। यानी कि अगर बात करते हैं RCHO को HI और रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में देंगे तो आपका आंसर होगा RCH3। और अगर आपसे कहा जाए RCOR, इसको अगर देते हैं तो आपका प्रोडक्ट होगा RCH2R। ठीक है, ये हो गया दूसरा नंबर रिडक्शन। तीसरा नंबर रिडक्शन पे अगर हम लोग बात करते हैं तो तीसरा नंबर ऑफ रिडक्शन जो हमारे पास है वो है क्लीमेंशन रिडक्शन। ये भी आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके थे, क्लीमेंशन रिडक्शन। अब अगर क्लीमेंशन रिडक्शन की बात करें तो क्लीमेंशन रिडक्शन में भी आपको यही रूल फॉलो करना। पहले क्या 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 ध्यान में रखना वो सुन लो। क्लीमेंशन रिडक्शन में सबसे पहले तो रिड्यूसिंग एजेंट याद रखना। आप कैसे पहचानोगे कि गिवन रिएक्शन जो है वो क्लीमेंशन रिडक्शन है, तो वो पहचान होगा बेटा कि आपके पास एमलगमेटेड जिंक होगा और कॉन्क HCl होगा। ये आपको पहचान दिलाएगा, याद दिलाएगा दैट दिस रिएक्शन इज क्लीमेंशन रिडक्शन। फाइन। अब अगर रूल की बात करें तो यहाँ पे भी वही रूल फॉलो करना है कि CHO ग्रुप विल बी कन्वर्टेड टू मिथाइल एंड CO ग्रुप विल बी कन्वर्टेड टू मिथिलीन। सेम रूल को फॉलो करते हैं। अब ये देखो यहाँ पर सेम रूल को फॉलो करते हुए अगर प्रोडक्ट आपसे बनाने को कहा जाए तो प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये देखो, अगर आपसे कहा गया RCHO में अगर आप एमलगमेटेड जिंक और कॉन्क HCl डालते तो आपका प्रोडक्ट होगा RCH3। और अगर बात करते हैं RCOOR, सिमिलर कंडीशन पे डालते हैं तो CO विल बी कन्वर्टेड टू CH2, ये आपको एल्केन देगा। ठीक है, तो ये 3 नंबर हो गया रिडक्शन बेटा। अब 4 नंबर पे आ जाओ। 4 नंबर रिडक्शन भी आपको क्लास 11 में पढ़ाया गया था, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। अब वुल्फ किश्नर रिडक्शन का नियम क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले जान लो कि ये 2 स्टेप में होगा। और इसको ऐसे पढ़ो कि आपके पास जो भी कार्बोनिल होगा सबसे पहले उसको हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करेंगे। तो अगर आपको याद होगा इसी चैप्टर में पढ़े थे कि कार्बोनिल कंपाउंड को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करने पर हाइड्रोजन तैयार होता है, तो ये हाइड्रोजन तैयार होगा। और इस हाइड्रोजन को अब एरो पे क्या क्या लिखा होगा, देखो 2 कंडीशन मिलेगा। आइदर लिखा होगा मिलेगा आपको C2H5O- वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, या तो ये बेस आपको लिखा मिला होगा, या फिर मिलेगा आपको बेस के तौर पे KOH साथ में ग्लाइकोल और 180 डिग्री। तो दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल होगा। इधर ऊपर वाले का C2H5OS यानी इथॉक्साइड आयन का इस्तेमाल होगा, या फिर KOH ग्लाइकोल इसका इस्तेमाल होगा। और इसका इस्तेमाल करने पे बेटा आपको जो मिलेगा प्रोडक्ट वो क्या होगा,
यहाँ से बेटा ये पार्ट N2 निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा CH2। यानी लॉजिक याद रखना, CO विल बी कन्वर्टेड टू CH2 और सेम प्रोडक्ट देगा जैसे कि आप लोगों बाकी के मामले में। जैसे कि अगर बात करते हैं RCHO, अब ये आपका क्वेश्चन पे है कि मान लो अगर क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप देता है कि पहले बोलेगा नहीं आप पहले हाइड्रोजन के साथ ट्रीट कीजिए, तब आपका प्रोडक्ट होगा फर्स्ट अल्डिहाइड का हाइड्रोजन तैयार होगा, और उसके बाद फिर अगर ये कंडीशन दे है तो आप वहां से N2 निकालोगे तो वो RCH3 दे देगा। लेकिन अगर एग्जाम में मान लो कि वो डायरेक्ट दे देता है इस तरीके से, एरो के ऊपर लिख दिया N2NH2 और एरो के अगर नीचे लिख देता है KOH ग्लाइकॉल 180 डिग्री सेंटीग्रेड, तो प्रोडक्ट होगा RCH2R, इस तरीके का होगा। अब यहां पर आपके पास एक इंटरेस्टिंग चीज आने वाला वो ये है कि जब क्लेमेंशन रिडक्शन और वुल्फ किस्टनर रिडक्शन दोनों सेम प्रोडक्ट दे रहा है तो दोनों में फर्क क्या है, तो एक मेजर फर्क याद रखना बेटा कि क्लेमेंशन रिडक्शन बेसिक एसिडिक मीडियम में होता है, देखो याद करो ऊपर देखो कौन के सेल के प्रेजेंस में हो रहा है बेटा, और वुल्फ किस्टनर रिडक्शन जो होगा वो बेसिक मीडियम में होगा। और इसका अच्छा खासा एप्लीकेशन होता है, बोर्ड लेवल पे भी उतना नहीं, कंपटीटिव लेवल वाले क्लास में दिखाएंगे बेटा, इस पर और भी बहुत कुछ बात करेंगे, वहां पे बात करेंगे। अभी फंडामेंटल याद रखो कब क्या बोलने से कैसे होगा। ये 4 नंबर रिएक्शन हुआ, ठीक है। 5 नंबर रिएक्शन जो होगा हमारा उसका नाम है MPV रिडक्शन। MPV रिडक्शन, MPV रिडक्शन का फुल फॉर्म क्या होगा, MPV रिडक्शन का फुल फॉर्म होगा मेरेविन पॉन्डोर्फ बर्ली रिडक्शन, मेरेविन पॉन्डोर्फ बर्ली रिडक्शन, ये हो गया। अब मेरेविन पॉन्डोर्फ बर्ली यानी MPV रिडक्शन में आपको क्या ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इस मामले में आपके पास होगा कीटोन, और इस कीटोन के साथ आपको लेना है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ आपका एरो पे जो इस्तेमाल होगा बेटा वो होगा CH3 CHO3Al, इसका नाम होगा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। आप लोग एल्कोक्साइड का नॉलेज पहले भी दे चुके हैं, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का एल्कोक्साइड है बेटा, तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इसका नाम हुआ। इस रिएक्शन का एमपीवी रिडक्शन का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर ये दोनों फंक्शनल ग्रुप जो हो रहा है वो बेटा एक्सचेंज हो जाए, ये कीटोन और ये 2D अपनी बदल देगा बेटा, तो यहाँ डाल दो और इसको यहाँ डाल दो, इस हिसाब से क्या बन जाएगा। अब आपका कीटोन देखो ये रिडक्शन पड़ रहा है तो कीटोन रिड्यूस होकर यहाँ पर क्या हो गया 2 डिग्री अल्कोहल में। हम लोग जानते हैं कि कीटोन का रिडक्शन 2 डिग्री अल्कोहल देता है प्लस, और ये जो अल्कोहल था वो ऑक्सीडाइज होकर कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज एसीटोन। ये हो गया एमपीवी रिडक्शन 5 नंबर। 6 नंबर रिडक्शन जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, इस 6 नंबर रिडक्शन का नाम होगा बाइमोलिकुलर रिडक्शन। बाइमोलिकुलर रिडक्शन, अब देखो ये बाइमोलिकुलर रिडक्शन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, तो बाइमोलिकुलर रिडक्शन आप ऐसे याद रखो बेटा कि आपके पास ये रहा कीटोन ना, इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखो इसको ऐसे लिखते हैं R डबल बॉन्ड कीटोन प्लस एक और कीटोन, बाइमोलिकुलर है तो यहाँ पर आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन का इस्तेमाल करना है, और ये एमलगमेटेड जिंक के प्रेजेंस में इसका इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले देखो ये एमलगमेटेड जिंक, सॉरी जिंक कह रहे हैं, मैग्नीशियम, मिस्टेक है, MgHg एमलगमेटेड मैग्नीशियम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक जो मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम इन 2 ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से जुड़ जाएगा, देखो Mg इस तरीके से, देखो ध्यान से देखो समझो इसको, ठीक है। और अगले स्टेप में आपको क्या करना है, अगले स्टेप में आपको इसका हाइड्रोलाइसिस कर देना है, अगले स्टेप में ये हाइड्रोलाइसिस होगा H2O। अब हाइड्रोलाइसिस करते वक्त आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा बेटा, ये वाला, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर H और यहाँ पर OH आएगा, यहाँ पर H और यहाँ पर OH आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका बाई प्रोडक्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड निकल गया, और उसको निकलने के बाद जो बचेगा वो होगा 1,2 डाइओल या बीटा डाइओल। वैसे इस कंपाउंड का ये नाम याद रखिएगा, इसको पिनाकोल कहते हैं, दिस कंपाउंड इज नोन एज पिनाकोल। तो ये रिडक्शन का बात हो गया बेटा यहाँ तक।
अब रिडक्शन के बाद हम लोग देखो रिडक्शन में 5 रिएक्शन पढ़े, एक बार क्विक देख लो क्या क्या पढ़े। एक जनरल रिडक्शन पढ़े बेटा हम लोग, फिर हम लोग पढ़े रिडक्शन बाय HI, फिर क्रिमेशन रिडक्शन और फिर वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन, ठीक है। और हम लोग अगर बात करते हैं उसके बाद MPV रिडक्शन और बायोमोलिकुलर रिडक्शन, तो ये रिडक्शन का पढ़ाई किए। अब रिडक्शन के बाद आगे बढ़ते हैं और हम लोग बातचीत करते हैं ऑक्सीडेशन पे। तो अब अगला हेडिंग पे आ जाओ, अगला प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, एंड दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में भी यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ पहले पढ़ चुके हैं, तो वो पार्ट आपका ऑलरेडी डन में चला जाएगा। और बाकी देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। जैसे कि पहला देखो जनरल ऑक्सीडेशन। जनरल ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या पढ़े थे कि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आपको क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। और कीटोन का ऑक्सीडेशन आपको क्या देगा बेटा, तो कुछ नहीं देगा। दूसरा पढ़े थे ड्रास्टिक कंडीशन में अगर ऑक्सीडेशन होगा, ड्रास्टिक कंडीशन में तो हम लोग पढ़े थे कि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एसिड देगा और कीटोन का ऑक्सीडेशन भी एसिड देगा, बट लोअर नंबर ऑफ कार्बन याद रखना टूट जाता है अकॉर्डिंग टू पॉपऑफ रूल। इस पे हम लोग ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं, ये हो चुका है हमारे पास, ठीक है। दूसरे के बाद तीसरे में जो हम लोग आ रहे हैं बेटा, तीसरा वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का जान है, समझ लो वो। यहां से आपको क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगा, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट, नंबर 3 को हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसके अंदर में 3 के अंदर में बेटा 3 हेडिंग और बनाएंगे। ये देखो, ए ऑक्सीडेशन बाय हुम, ऑक्सीडेशन बाय टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट। अब अगर टॉलेंस रिएजेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है और आपके एग्जाम में क्या बोलेगा, आप उसको क्या पढ़ोगे, कैसे समझोगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर एक एक करके। तो सबसे पहले टॉलेंस रिएजेंट का इंट्रोडक्शन सुन लो। टॉलेंस रिएजेंट का नाम होगा बेटा एक, आप उसको एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट कह सकते हो, इसको टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। और जब एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होगा तब आपका लिखने का तरीका होगा NH4OH के साथ AgNO3। अदरवाइज एक और भी होगा बेटा, इसको भी और ये दोनों, ये NH4OH और AgNO3 बेटा जब आपस में रिएक्ट करता है तो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, दैट कॉम्प्लेक्स इज AgNH3 ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। और बेसिक मीडियम में होता है रिएक्शन, तो साथ में ये प्लस को बैलेंस करने के लिए OH- आता है। ये भी टॉलेंस रिएजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और इस टॉलेंस रिएजेंट को अगर आप नाम देना चाहोगे तो याद करो, आप लोग ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का पूरा चैप्टर पढ़ा दिए, उसके हिसाब से इसका नाम होगा डाइअमाइन सिल्वर 1 आयन। अब यहां से देखो कंपेटिटिव लेवल पे आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट पूछ लेगा कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिल्वर इन टॉलेंस रिएजेंट। तो बेटा अगर आप टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला को ध्यान से देखोगे तो टॉलेंस रिएजेंट में सिल्वर हमारा सेंट्रल मेटल एटम है और उसके साथ 2 लिगेंड है, तो 2 लिगेंड का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो इसका मतलब क्या होगा, आपका आंसर होगा sp। याद करो हम लोग ये पढ़े थे ना, sp होता है, ठीक है। अब यहां देखो एक और भी इसका रूप है सिंपलेस्ट फॉर्म, लेकिन यह आप इस्तेमाल मत करना, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टॉलेंस रिएजेंट, लेकिन ये आप इस्तेमाल मत करना। आपके एरो पे अगर ये दे दिया लिखा हुआ Ag2O तो समझ जाना ये टॉलेंस रिएजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए टॉलेंस रिएजेंट क्या है तो आपका जवाब Ag2O नहीं होगा, आपका जवाब आइदर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होगा या डाइअमाइन सिल्वर 1 आयन होगा। इस बात का ध्यान रखना, अगर आप Ag2O अपने एंड से लिख करके दोगे तो काट दिया जाएगा बेटा, वहां से देगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप नहीं लिख सकते हो। अब आ जाओ रिएक्शन पे बात करते हैं, कैसे रिएक्शन करना है। तो एग्जाम में 2 तरीके से आपसे बातचीत हो सकता है, तो दोनों तरीका देख लो। अगर आपको कहा जाए सिंपलेस्ट फॉर्म में दे दिया जाए लाइक Ag2O इस तरीके से, आप वहां से दे दिया तो आपको लिखना होगा एक ऑक्सीजन बेटा इसमें ऐड कर दो RCOOH। और याद रखना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हमारा हेडिंग क्या है, हमारा हेडिंग तो ऑक्सीडेशन है ना, तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या देगा, एसिड ही देगा, तो एसिड बनेगा। और ये जो Ag बच जाएगा 2Ag, ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा। और ये कैसा प्रेसिपिटेट कहलाता है, ये कहलाता है सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट। अगर बेटा आपका स्कूल चल रहा होता, आपका प्रैक्टिकल होता तो ये आपके सिलेबस में था, आप प्रैक्टिकल में इसको करते। एनीवे ये हो गया। लेकिन अगर आपके एग्जाम में ऐसा दे दिया जाए, यानी आपसे कहा जाए कि भाई पूरा रिएक्शन लिख करके दिखाओ, तब आप Ag2O नहीं लिखोगे, तब आपको इस फॉर्मेट में दिखाना होगा कि होल 2 प्लस और OH माइनस।
तो यहाँ पर अब आपका प्रोडक्ट रूल के मुताबिक RCHO है ना, तो RCHO क्या देगा, एसिड देगा। बट सिंस आपका रिएक्शन बेसिक मीडियम में शो कर रहा था, एसिड के बजाय आप उसका सॉल्ट दोगे। और अगर इसको बैलेंस करने का मैटर आएगा तो याद रखना यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के तौर पे क्या क्या बाहर निकलेगा उस पर ध्यान दो। बाई प्रोडक्ट के तौर पे बेटा आपको यहाँ पर Ag मिलेगा जो प्रेसिपिटेट करेगा, बाई प्रोडक्ट के तौर पे आपको अमोनिया मिलेगा, और बाई प्रोडक्ट के तौर पे आपको वाटर मिलेगा। और बैलेंस करने के लिए बेटा यहाँ 2 लगाना होगा, यहाँ 3 लगाना होगा, तो देखना ये आपको पूरा बैलेंस दिखेगा। तब यहाँ पर 4 अमोनिया हो जाएगा, तब यहाँ पे 2 सिल्वर हो जाएगा, और यहाँ पर 2 पानी हो जाएगा, और ये भी सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। क्यों इंपॉर्टेंट है, अब दो सुन लो। वो ये है कि ये रिएक्शन कीटोन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा भाई, आपको तो पहले ही बता दें कि नॉर्मल कंडीशन में जब कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं करता, ड्रास्टिक चाहिए, ये तो माइल्ड है, तो माइल्ड तो ऑक्सीडाइज करेगा ही नहीं इस पार्ट को। तो अगर ऑक्सीडाइज नहीं कर पाया तो इसका मतलब ये टेस्ट बन गया। किस चीज का टेस्ट बन गया, ये अल्डिहाइड ग्रुप का टेस्ट बन गया। यानी अगर आपके पास कोई एक ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर अल्डिहाइड और कीटोन में आपको फर्क मालूम करना है बेटा, तो याद रखना अल्डिहाइड और कीटोन में फर्क मालूम करने के लिए ये अच्छा टेस्ट माना जाता है। वैसे इसमें कुछ और भी मामला आएगा जो हम लोग आगे चल करके बात करेंगे। फिलहाल अभी फंडामेंटल देख लो यहाँ पर, उसको याद रखो फंडामेंटल के तौर पे आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर आपका एक ऑक्सीडेशन, दैट इज, ये ध्यान रखना क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें पहला नंबर ए क्या पढ़े भाई, टॉलेंस रिएजेंट है ना। अब नंबर बी पे आते हैं। नंबर बी जो हमारा है वो ऑक्सीडेशन होगा बाय फेलिंग्स सॉल्यूशन, फेलिंग्स सॉल्यूशन। और फेलिंग सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन पहले सुन लो क्या होता है। फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो मिक्सचर होता है फेलिंग सॉल्यूशन 1 का, कई बुक में इसको फेलिंग सॉल्यूशन ए लिखा होगा, और होगा फेलिंग सॉल्यूशन 2 का, कई बुक में फेलिंग सॉल्यूशन बी लिखा होगा। तो फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है 1, दरअसल में वो मिक्सचर होता है CuSO4 का, OH का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और फेलिंग सॉल्यूशन 2 जो होगा बेटा, फेलिंग सॉल्यूशन 2 होता है दैट इज सोडियम पोटेशियम टार्टरेट सॉल्यूशन। टार्टरिक एसिड का सॉल्ट है ये, टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। और इसको एक और नाम से भी याद रखना, इसको रोशेल सॉल्ट कहते हैं। तो ये सब आपका ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बनेगा कि रोशेल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है। टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला में अगर ये भी चलो बात कर लेते हैं, अगर आपको याद होगा टार्टरिक एसिड क्या था बेटा, याद करो। यहाँ पर OH, यहाँ पर H है ना, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, और ऊपर था COOH, तो COH को Na कर दो तो सोडियम हो गया यहाँ पर, और COH नीचे में K कर दो तो ये हो गया सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन, तो आपको बताना होगा कि फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो मिक्सचर होता है 1 और 2 का। 1 जो होगा वो CuSO और NaOH का कॉम्बिनेशन होगा, और 2 जो होगा वो रोशेल सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा। इस मिक्सचर को फेलिंग सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाना है, जैसे कि टॉलेंस रीजन का सिंपलेस्ट फॉर्म Ag2O था, तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने का जो तरीका होगा दैट इज CuO। लेकिन फिर से याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पूरा डिटेल बताना, आप CuO नहीं लिख सकते हो, लेकिन वो लोग जब देगा तो वो CuO लिख करके देगा, तो ये आपको पकड़ना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखने का तरीका क्या होगा, रिएक्शन का तरीका क्या होगा। सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म पे बात करते हैं। RCHO को जब 2CuO देंगे तो 2CO में से एक ऑक्सीजन बेटा इसको दे दो, तो एक ऑक्सीजन इसको देने पर ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा RCOOH, और ये बन जाएगा Cu2O, ये भी प्रेसिपिटेट देगा और रेड कलर का प्रेसिपिटेट देगा। और एक तरीका होगा आपके एग्जाम में लिखने का, वो ऐसा होगा RCHO, और उसके बाद आपको क्या दे देगा Cu। देखो CuO की अगर बात करूँ तो CuO में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Cu2+ के फॉर्म में है, और चूंकि बेसिक मीडियम में ये, तो आपको बनाना क्या है, एसिड ही बनेगा, लेकिन एसिड की जगह उसका सॉल्ट दिखाएंगे, और बाई प्रोडक्ट में Cu2+ रिड्यूस होकर Cu+ में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर बन जाएगा। यहाँ पर अगर इसको आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 2 Cu2+ देना, यहाँ पर 3 OH- देना, तो यहाँ पर 2 Cu+ तैयार होगा। यहाँ पर 3 Cu+ तैयार होगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 की 2 होना चाहिए ना, 2 होगा, और यहाँ पर 2H2O होगा, ये हो गया। और ये आपका रेड प्रेसिपिटेट होगा, रेड प्रेसिपिटेट। और ये रेड प्रेसिपिटेट जो होगा वो आपका टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कीटोन जो है बेटा वो ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ऑक्सीडाइज नहीं करेगा।
ठीक है ना, कीटोन यहाँ ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी टेस्ट हो गया। किसका टेस्ट हो गया, टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप, ये अल्डिहाइड ग्रुप का टेस्ट हो गया। ये हो गया बेटा नंबर 2। नंबर 2 के बाद नंबर बी था फेलिंग सॉल्यूशन। नंबर सी पे चले आओ। तो नंबर सी की अगर बात करते तो नंबर सी क्या हुआ, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के बारे में याद रखना, तो आपका जवाब होगा इट इज सेम एज फेलिंग सॉल्यूशन। सब कुछ सेम रहेगा, लिखने का तरीका, रिएक्शन का तरीका, प्रोडक्ट, ऑब्जर्वेशन, कलर, रेट, प्रेसिपिटेशन, सब कुछ सेम होगा, सेम एज फेलिंग सॉल्यूशन। बट फर्क ये होगा कि फेलिंग सॉल्यूशन में आप टार्टरिक एसिड का सॉल्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, और यहां पर सॉल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल होगा, सॉल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड इज यूज। बस ये डिफरेंस याद रखना, अदरवाइज लिखने का तरीका, रिएक्शन का तरीका सब कुछ सेम होगा, सिट्रिक एसिड इज यूज्ड, ये ध्यान रखना। ये हो गया बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। यहां तक तो हो गया बेटा, यानी इसका मतलब ये भी बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी आप किस तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बेनेडिक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट, टेस्ट। लेकिन एनबी में खास बात आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो आपको बता दिया कि ये सारा टेस्ट कीटोन शो नहीं करता है, लेकिन एक एक्सेप्शन और याद रखना, वो ये है कि यहाँ लिख दे रहे टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का टेस्ट कौन नहीं दिखाएगा, कीटोन नहीं दिखाएगा। ठीक है, कीटोन नहीं दिखाएगा, कौन दिखाएगा, अल्डिहाइड दिखाएगा। और कौन कौन दिखाएगा सुन लो बेटा, कुछ अलग से बता दे रहा, और कौन कौन दिखाएगा सुन लो, और कौन कौन नहीं दिखाएगा। पहले नहीं दिखाएगा लिस्ट बना देते। अच्छा, नहीं दिखाएगा, कीटोन रहने दो, अल्डिहाइड दिखाएगा और फॉर्मिक एसिड दिखाएगा। अब देखो ये एक इंटरेस्टिंग चीज हो गया कि भाई फॉर्मिक एसिड क्यों दिखाएगा, और ये क्वेश्चन आता भी एग्जाम में कि फॉर्मिक एसिड को कैसे ऑक्सीडाइज कर सकते हैं टॉलेंस रीजेंट या इन सब से। तो आपका जवाब होगा कि फॉर्मिक एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर को एनालाइज करोगे तो उसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप आपको दिखेगा, ये देखो, इस रीजन से फॉर्मिक एसिड भी शो करता है इसको। तो ये एक मामला अलग है, डिफरेंट है, रूल से हट कर है, यानी और ये सिर्फ ओनली फॉर्मिक है, यानी एसिड के मामले में सिर्फ फॉर्मिक एसिड दिखाएगा। तो ये भी देखो एक अच्छा टेस्ट हो जाएगा ना। अगर आपसे कहा जाए फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड में कैसे फर्क पता करेंगे, तो आप ये टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये टेस्ट सिर्फ फॉर्मिक एसिड दिखाएगा और कोई नहीं दिखाएगा। और कौन दिखाएगा वो भी सुन लो बेटा, और इसका इस्तेमाल आपको हम बायोमोलिक्यूल्स में थोड़ा समझाएंगे, फिलहाल लिख दे रहे हैं। और ऐसा कोई मॉलिक्यूल दिखाएगा जहां पर बीटा पोजीशन पे, नॉट बीटा पोजीशन पे कहा जाए, ऐसा कोई मामला रहेगा इस तरीके का। जनरली देखो आपसे कहा गया कीटोन नहीं दिखाता है, लेकिन अगर कीटोन के साथ CH2OH ग्रुप अटैच होगा तो ऐसे मामले में भी टॉलेंस रीजन, फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ये टेस्ट को शो करता है। क्यों करता है, कैसे करता है बेटा, इसका सारा एक्सप्लेनेशन आपको हम बायोमोलिक्यूल्स में देंगे। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कौन दिखाता है कौन नहीं दिखाता है। और एक एक्सेप्शन याद रखना कि फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का टेस्ट बेंजल्डिहाइड नहीं शो करता है, जबकि अल्डिहाइड है फिर भी ये शो नहीं करता है। तो इसको ध्यान रखना, यहाँ पे से काफी सारा क्वेश्चन बनेगा आपका इन टर्म्स ऑफ टेस्ट के तौर पे। तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन, याद रखना। 1 नंबर पढ़े हम लोग जनरल ऑक्सीडेशन, 2 नंबर पढ़े हम लोग ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, 3 नंबर हम लोग क्या पढ़े, 3 नंबर हम लोग पढ़े ऑक्सीडेशन बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आ जाओ 4 नंबर पे बात करते हैं। 4 नंबर ऑक्सीडेशन जो है बेटा, इसका नाम होगा बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन, बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन। अब बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन का लॉजिक सुन लो, कंसेप्ट सुन लो, रूल सुन लो क्या है। बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन में आपको इस्तेमाल करना होगा पर एसिड का। किन किन पर एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले देख लो क्या क्या रिएजेंट इसमें यूज कर सकते हैं। आप यूज कर सकते हैं H2SO5 जिसको कैरोज एसिड कहते हैं, ये पर एसिड है बेटा, याद रखना इसमें परऑक्साइड लिंकेज होता है, ये आप लोगों को पहले भी कहीं पढ़ाया गया होगा या पढ़ाए होंगे। ठीक है, कैरोज एसिड का एक और वैसे भी नाम याद रखना क्या होता है, पर मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया एक, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसमें पर एसिटिक एसिड। तीसरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें पर बेंजोइक एसिड। आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ देखो इसको कहते हैं MCPBA। तो ये देखो ये होता है पर एसिटिक एसिड, ये होता है TFPAA ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड,
ये होता है PBA, पर बेंजोइक एसिड। सो दिस इज योर पर बेंजोइक एसिड, और पर बेंजोइक एसिड पे क्लोरीन डाल दिया जाए तो इसका नाम होता है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। कई जगह पे देखना ये स्ट्रक्चर नहीं देकर MPBCA लिख करके आपको दे देगा, तो आपको समझना होगा ये मेटा पर क्लोरो बेंजोइक एसिड है। ज्यादातर यही होता है इस्तेमाल, पर एसिड का इस्तेमाल, ठीक है। अब आप पहले तो ये बता दी कि रिएजेंट क्या इस्तेमाल होता है। अब देखो इसमें होता क्या है। होता यूं है कि आपके पास कीटोन होगा या अल्डिहाइड होगा, पहले कीटोन से ही शुरू करते हैं, और कीटोन में आप पर एसिड दे दो, कीटोन में आप पर एसिड दे दो, और पर एसिड देने के बाद एक ऑक्सीजन जो है बेटा उठ करके यहां चला जाएगा, ये वहां, और ये बना देगा RCOOR, ईस्टर बन गया, और बाई प्रोडक्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ईस्टर हो गया। और एक चीज यहाँ ध्यान रखना, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑक्सीजन गया, मान लो इसको 16, इसको 17, इसको 18 कर दिया जाए, तो याद रखना वो ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है जो हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, यानी कि इसका मतलब 18 वाला यहाँ बैठा हुआ है, ये 16 है और ये 17 है, इसको ध्यान में रखना है आपको। और जो आपका सबसे काम का जरूरत का चीज होगा वो ये याद रखना कि ऑर्डर ऑफ इंसर्शन, आप ऑक्सीजन को कहाँ इंसर्ट करोगे, क्योंकि यहाँ देखो दोनों आर तो सेम है, कहीं पे भी डाल दो, लेकिन अगर आर अलग हो गया या कोई और बैठ गया तो किसको आप प्रेफरेंस दोगे, उसका इंसर्शन का एक ऑर्डर दे रहे हैं। सबसे पहले प्रेफरेंस आप हाइड्रोजन को दोगे, उसके बाद टर्शरी एल्काइल को दोगे, उसके बाद सेकेंडरी एल्काइल को दोगे, उसके बाद फिनाइल को दोगे प्रेफरेंस, और उसके बाद आप जाकर के मिथाइल को प्रेफरेंस दोगे, यानी कि प्राइमरी को दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपसे कहा जाए CH3C डबल बॉन्ड OH, ये ले लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, और यहां पे अगर इसका पर एसिड दे देते हैं तो सवाल है अब ऑक्सीजन कहाँ जाएगा। तो देखो बाएं तरफ में आपके पास मिथाइल है और दाहिनी तरफ हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन किस तरफ इंसर्ट करेगा, तो हाइड्रोजन को प्रेफरेंस मिलेगा, ऑक्सीजन की हाइड्रोजन की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब आपका प्रोडक्ट देखो तो एसिड बनता है, ये एसिड बन जाएगा, हाइड्रोजन की तरफ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, तो इसमें किस तरफ जाएगा, इसमें इथाइल की तरफ जाएगा, क्योंकि मिथाइल से बड़ा है वो, तो ये ईस्टर बना दे रहा है बेटा आपको। लेकिन मान लो अगर आपसे कुछ ऐसा है C डबल बॉन्ड O CH3, तो अब ये देखो ये 2 डिग्री है, ध्यान से देखो ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है और ये प्राइमरी है, तो इस तरफ जाएगा, तो इस तरफ जाने का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O, ध्यान से देखो समझो। और अगर कोई डाउट होगा बेटा तो आप लोग नोट्स बनाते वक्त अपना सारा डाउट्स को रेडी रखना, क्लास में आप लोगों से इस पर बातचीत करेंगे। जैसे कि कुछ और प्रॉब्लम्स ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। मान लो अगर आपसे एसिटो बेंजोफेनोन लिया गया C6H5C डबल बॉन्ड O CH3 बेंजोफेनोन, और बेंजोफेनोन में पर एसिड दिया गया, तो अब बेंजोफेनोन का मतलब फिनाइल और मिथाइल है, तो यहाँ देख लो ऑर्डर एक बार फिर से पीछा कर देख लो, तो फिनाइल और मिथाइल में किसको किसको चांस मिल रहा है, फिनाइल को चांस मिल रहा है, तो फिनाइल को चांस मिलेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन इंसर्ट करेगा, ये ऑक्सीजन जो यहाँ पे इंसर्ट करेगा, तो इसको उल्टा करके लिखो, पहले CH3 लिखो फिर COO C6H5, ये फिनाइल एसीटेट बन जाएगा। तो इस तरीके का नियम आपको फॉलो करना है बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन में, ठीक है। तो याद रखना हमारा ये चौथा नंबर ऑक्सीडेशन चल रहा था, अब आ जाओ पांचवा नंबर ऑक्सीडेशन पे, एंड दैट इज ऑक्सीडेशन बाय सेलेनियम ऑक्साइड। अब इसका नियम सुन लो, सेलेनियम ऑक्साइड का क्या होगा। सेलेनियम ऑक्साइड का नियम ये होगा बेटा कि CH3 पार्ट विल बी ऑक्सीडाइज टू CHO, यानी मिथाइल अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और मिथिलीन पार्ट विल बी ऑक्सीडाइज टू कीटोन। ये हुआ एक पार्ट याद रखना पहला। और अगर आपके सामने ऐसा कंडीशन आ जाए कि आपके पास मिथाइल ग्रुप भी है और मिथिलीन ग्रुप भी है और दोनों को ही ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, तो किसको किया जाए, तो ऐसे मामले में बेटा आपके पास आंसर आएगा कि मिथिलीन ग्रुप को आप ज्यादा प्रेफरेंस दोगे मिथाइल के प्रेजेंस में। चलो एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर सपोज कर लो आपसे कहा गया CH3CHO, और एक चीज याद रखना कि ये जो भी मिथाइल ये होगा ये सब अल्फा पोजीशन पे होना चाहिए, और शुड बी एट अल्फा पोजीशन। तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या मिलता है हम लोगों को कि एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन पे CH3 बैठा हुआ है, तो CH3 किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ सेलेनियम ऑक्साइड, CHO में, और पहले से एक CHO था तो ग्लाइऑक्सिल बन जाएगा, है ना। अब अगर मान लो एसीटोन दिया गया आपको CH3CO CH3, तो देखो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ अल्फा पोजीशन पे CH3 बैठा हुआ, अल्फा मिथाइल है,
तो किसी एक को, तो अगर राइट को हम कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कौन हो गया, ये मिथाइल ग्लाइऑक्सल हो गया। ऊपर वाला ग्लाइऑक्सल बना बेटा, ये मिथाइल ग्लाइऑक्सल बना। मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 ब्यूटन 2 ले लो। अब इस केस में देखो, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो कीटोन के रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा पोजीशन पे, ये भी अल्फा पोजीशन पे, दो आ गया बेटा। यानी मिथिलीन और मिथाइल में आप किसको ऑक्सीडाइज करेंगे, मिथिलीन को, और मिथिलीन पार्ट किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेटा, कीटोन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये बन जाएगा, और इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, कॉमन नाम हो गया डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल। तो ये रिएक्शन हो गया बेटा आपका ऑक्सीडेशन। तो ध्यान से देख लो बेटा, रिडक्शन में 6 रिएक्शन पढ़े, ऑक्सीडेशन में 5 पढ़े। एक बार क्विक रिवीजन कर देते, एक जनरल ऑक्सीडेशन पढ़े बेटा। जनरल ऑक्सीडेशन के बाद हम लोग क्या पढ़े, हम लोग जनरल ऑक्सीडेशन के बाद ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन पढ़े, फिर ऑक्सीडेशन बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े, और इसके अंदर में 3 पढ़े हम लोग, टॉलरेंस रीजन, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। फिर हम लोग बात की बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन का, और ये था हमारे पास ऑक्सीडेशन बाय सेलेनियम ऑक्साइड। ठीक है यहाँ तक। हाँ, यहाँ पर एक थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया बेटा, ध्यान से निकल गया था, चलो उसको ठीक कर लेते हैं। और वो ये है कि एक और रिएक्शन था जो हम लोग को ठीक कैनिजारो के बाद पढ़ना चाहिए था, तो अच्छा होता, लेकिन चूंकि पिछले क्लास में कैनिजारो पढ़े थे बट आज ध्यान से निकल गया तो ये गड़बड़ हो गया। तो कैनिजारो के बाद जो था वो अलग से पढ़ लेते, कोई बात नहीं है। तो अगला हेडिंग हमारा जो है वो टिशेंको रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन आता है यहाँ से, काफी इंपॉर्टेंट है ये, TISCHENKO, टिशेंको रिएक्शन। अब टिशेंको रिएक्शन का खास बात क्या और क्यों इसको हम लोगों को इसके बाद पढ़ना चाहिए था, हम लोग अब उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो टिशेंको रिएक्शन की अगर बात करेंगे तो टिशेंको रिएक्शन देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले याद रखना कि आप इसको ऐसे याद रखो, सेम एज कैनिजारो रिएक्शन। ये बिल्कुल कैनिजारो रिएक्शन का लॉजिक को फॉलो करेगा, याद रखना, नॉट मैकेनिज्म एंड नॉट। अच्छा, हम मैकेनिज्म से एक और बात याद आया बेटा कि कैनिजारो रिएक्शन का भी मैकेनिज्म हम लोग नहीं किए थे, है ना। तो इस टॉपिक का एंड में जाकर कैनिजारो रिएक्शन का मैकेनिज्म और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग देख लेंगे। और आप लोग नोट्स बनाते वक्त क्या करना कि सबसे पहले कैनिजारो रिएक्शन के लिए वो जो मैकेनिज्म का पार्ट था उसको आप लोग कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ देखो अब बात करते हैं यहाँ पर सेम एज कैनिजारो रिएक्शन। अब सेम एज कैनिजारो रिएक्शन का लॉजिक होगा, लेकिन याद करो कैनिजारो रिएक्शन का कंडीशन था कि वो किस में टेक पार्ट करता है, बेसिक मीडियम में। यहाँ ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। कैनिजारो रिएक्शन का क्राइटेरिया था कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, दोनों कंडीशन है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, यानी यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो भी रिएक्शन होगा, और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो भी होगा, बोथ कंडीशन में है, हो या ना हो, दोनों ही कंडीशन पे ये फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा। ठीक है, आप स्टेटमेंट बना के लिख लेना। अब देखो होता क्या, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। CH3CH, और यहाँ इसका पहचान क्या होगा, यहाँ पर पहचान होगा एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, C2H5O होल 3Al, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। और एल्यूमिनियम इथॉक्साइड देने पर यहाँ दो मॉलिक्यूल यहाँ पे भी लिया जाता है, और ये बना देता है बेटा ईस्टर, CH3COO C2H5 प्लस H2O प्लस H2O। ठीक है, CH3CO C2H5 प्लस H2O ईस्टर बना देता है। तो फिर यहाँ कैनिजारो का बात कैसे आया, तो अब उस लॉजिक को सुनो। कैनिजारो में हम लोग क्या लॉजिक पढ़े थे कि एक मॉलिक्यूल बेटा जो होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो भाई एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड एसिड देगा, एसिटिक एसिड, और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा, तो 2 कार्बन का अल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा, और बनेगा क्या, एसिड और अल्कोहल। तो सोचो तो एसिड और अल्कोहल मिलकर हम लोग को क्या देता है, देखो तो ये प्रोडक्ट आएगा कि नहीं आएगा, ईस्टर बनेगा और वाटर निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का यही लॉजिक याद रखना कि जब आपको प्रोडक्ट बनाना हो तो पहले देखो कौन एक एसिड बना लो, एक अल्कोहल बना लो, उन दोनों से कंबाइन करके जो ईस्टर बनेगा वही आपका अल्टीमेट और फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये टिशेंको रिएक्शन हो गया बेटा। टिशेंको रिएक्शन के बाद नेक्स्ट जिस रिएक्शन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रीफॉर्मेट्स्की रिएक्शन, REFORMATSKY, रीफॉर्मेट्स्की रिएक्शन। रीफॉर्मेट्स्की रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो रीफॉर्मेट्स्की रिएक्शन में आपको क्या पढ़ना है, क्या नियम होगा, पहले वो फंडामेंटल सुन लो। रीफॉर्मेट्स्की रिएक्शन में देखा गया है कि अल्डिहाइड या कीटोन यानी कार्बोनिल ग्रुप को अगर अल्फा ब्रोमो ईस्टर के साथ ट्रीट किया जाए, यानी कार्बोनिल के साथ अल्फा ब्रोमो ईस्टर, समझना, सॉरी, BrCH2
COOR। देखो तो कह सकते हैं ये ईस्टर है, ये अल्फा पोजीशन है, सो दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड अल्फा ब्रोमो ईस्टर। और ये रिएक्शन जिंक के प्रेजेंस में होगा, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो प्रोडक्ट जो बनेगा बेटा वो आपका बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर, यानी यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा अल्फा बीटा पोजीशन पे अनसैचुरेशन आ जाएगा और ईस्टर बनेगा। अब इस रिएक्शन को करने का लॉजिक क्या होगा, कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, कैसे बनता है बेटा, अब उसको देखो। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो आपके पास अल्फा ब्रोमो ईस्टर होगा COOR, इसके साथ जब हम लोग जिंक देंगे तो ये जिंक जो होगा वो इस तरीके से एक कंपाउंड को फॉर्म करेगा ZnCH2COOR। Zn अल्फा कार्बन और ब्रोमीन के बीच में इंसर्ट कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, जो आपके पास कार्बोनिल होगा, से कार्बोनिल अगर हम लोग ले लेते हैं, एसीटोन ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, और उसके साथ ये जो मॉलिक्यूल है Br Zn CH2COR। तो देखो यहाँ पर क्या होने जा रहा है, यहाँ पर ऐसा होगा बेटा कि CH3 C और इस CH3 को बेटा हम यहाँ ऊपर कर दे रहे हैं, नीचे जो O है O के साथ ZnBr अटैच हो जाएगा और C के साथ आ जाएगा CH2COR। देखो समझो, यहाँ से ये पार्ट O के पास चला गया और ये पार्ट अल्फा ये कार्बोनिल कार्बन के पास चला गया, ठीक है। इसके बाद इस मॉलिक्यूल का हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं। इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या होगा, यहाँ से ये पार्ट टूट जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग पानी देते बेटा H2O तो ये पार्ट यहाँ से टूटेगा H और OH, तो यहाँ से ZnOH निकल जाएगा और जो हमारा प्रोडक्ट बचेगा वो ऐसा कुछ बचेगा CH3C CH3OH CH2COOR। और आखिरी में इसको एसिडिक मीडियम में अगर हीट कर दिया जाए तो वाटर का लॉस शो करता है बेटा ये, और वाटर का लॉस का मतलब यहाँ से OH निकलेगा। अब आपके पास तीन कंडीशन है H निकालने का, यहाँ से भी आप H निकाल सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, पर अपने को पता है कि हाइड्रोजन निकालने के टाइम पे हम लोग गरीब को और गरीब बना ये रूल फॉलो करेंगे, तो उस हिसाब से हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH COOR। Now this is the ester, this is alpha position, this is beta position। तो देखो तो हमारा जो प्रोडक्ट बना क्या वो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर। तो ये हो गया बेटा आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन जो करवाए वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन हुआ बेटा। एक और सेक्शन है जो आप लोगों को नहीं पढ़ा रहे लेकिन वो आपका ड्यूटी होगा बुक से निकाल कर, और जब असाइनमेंट देंगे बेटा वहां पे भी मिलेगा, एंड दैट इज पॉलीमर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। पॉलीमर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड ये कैसे बनता है पॉलीमर, ये सब आपका ड्यूटी बेटा, ये आप लोग लेकिन अपने नोट्स में जरूर बना लेना। बुक खोलो, बुक से निकालो, ढूंढ के निकालो, बुक में मिलेगा, ठीक नहीं होगा कुछ और जगह से ढूंढना। जैसे कि फॉर्मोस क्या होता है, मेटाफॉर्मल डिहाइड क्या होता है, मेटाफॉर्मल डिहाइड ये पढ़ो। पैराफॉर्मल डिहाइड क्या होता है, ये मेटा है नॉट मेटल, पैराफॉर्मल डिहाइड क्या होता है ये आप देखो। फिर मेटल डिहाइड क्या होगा ये देखो, मिसिटिलीन क्या होगा, ये सब कुछ पॉलीमर का नाम है। बेकलाइट क्या होगा, बेकलाइट पे हम लोग बात कर चुके थे, याद करो, फॉर्मल्डिहाइड और फेनॉल का बेकलाइट बनता है ना। तो कुछ पॉलीमर्स का पार्ट आएगा आपको, ये ढूंढो और उसको याद रखो कि कौन क्या होगा। तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट हुआ बेटा, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हम लोग स्टॉप करते हैं, इसको आप लोगों को भेज दे रहे हैं, आप लोग इसको पढ़ो, नोट्स बनाओ, और उसके बाद जिसको जो भी डाउट्स होगा वो अपना डाउट्स मेरे सामने रखो, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है यहाँ तक।